Again, moving forward to next chapter, which is striking of and restoration of name of company and LLP. So नाम क्या बताता है आपको, नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? स्ट्राइक ऑफ, मतलब कि जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, और उसी ने जो रजिस्टर बनाया ना कंपनीज का, उसमें से आपका नाम ही हटा दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, काट पीट के निकाल दिया, ठीक है। तो अब कंपनी नहीं रह गए, ठीक है, और LLP का। और रिस्टोरेशन, अगर ऐसा हो गया है तो आप उसको कैसे रीस्टोर करा सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला, सर्कमस्टांसेस, ऐसे ऐसे कंडीशन जिसके बीच में रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, नाम को आपके हटा सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें LLP का नाम हटा सकता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है स्ट्राइकिंग ऑफ का, और प्रोसीजर क्या है रिस्टोरेशन का, ठीक है। देख लेते हैं आगे। अगेन सिंपल सा चैप्टर है। अच्छा, कैसे कैसे कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, ठीक है। दो तरीके हैं ना। पहला तरीका है सुओ मोटो, खुद से हो सकता है। ROC क्या कर सकती है, सेक्शन 248 सब सेक्शन 1 के अंडर में आपका नाम हटा सकती है, और या तो कंपनी का एप्लीकेशन दे सकती है फॉर रिमूवल ऑफ नेम और स्ट्राइक ऑफ अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 2। ध्यान से देखना, दो सेक्शन आ गए, ये दो सेक्शन को ध्यान रख के चलना। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है दो सेक्शन जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, अ कंपनी विच इज अंडर द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, आइदर खुद से जा रहे हैं सेक्शन 248 सब सेक्शन 2, आइदर एक्शन ऑफ ROC सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 248 सब सेक्शन 1, ठीक है। एंड द स्टेटस इज चेंज टू डिजॉल्व और लिक्विडेटेड व्हेन अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कंप्लीटली वाउंड अप बाय प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, सीज टू एग्जिस्ट कर जाएगी, आपकी कंपनी अब और नहीं है, ठीक है। सेक्शन 248 टू सेक्शन 252 कंपनीज एक्ट का डील करता है। रिमूवल रूल क्या है, कंपनीज, ध्यान से देखना, रूल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज रूल्स 2016, यहाँ पे 2014 नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से देखना, आप इसीलिए लिख के दिया है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है, ध्यान से, अगर ROC 248(1) के अंदर खुद से करती है, या 248(2) के अंदर आप कंपनी खुद से जाती, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जिसने अपना बिजनेस ही कमेंस नहीं किया है विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, और वो क्या कर रही है, प्रीसीडिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में उसने क्या किया है, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया है, ठीक है, और कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है कि वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके अंडर सेक्शन 455, जो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। या तो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन एंड डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज नॉट बीन फाइल्ड विद इन 180 डेज, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहली चीज आपने क्या किया है, 1 साल हो गया, 1 सेकेंड, हम इसको ना 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे लिख लेते, 1 साल हो गया है, 1 ईयर, आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया, ठीक है। आपने 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स में कोई भी बिजनेस और एक्टिविटी नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने कोई बिजनेस और एक्टिविटी नहीं करी, 1 सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। 1 साल में कोई बिजनेस नहीं किया, 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ नहीं किया, आपका सब्सक्राइबर्स ने पैसा नहीं दिया, है ना। जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो जैसे आपकी मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, A एंड B। कंपनी का पेड अप कैपिटल था 1 लाख रुपए, A ने कहा हम 50,000 और B कहता है हम 50,000 का शेयर्स लेंगे, ठीक है। अब A ने क्या किया, अपने 50,000 रुपये दे दिए, B ने 50,000 रुपये ना तो दिए, ना उसने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोला था ना उसने सब्सक्राइब किए, ना उसने वो पैसे ये दिए। और इसके लिए आपने क्या किया, विद इन 180 डेज में आपने क्या किया, कोई रिटर्न भी इसका कोई फॉर्म भी फाइल नहीं किया, ठीक है। या तो ये रिवील हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन पे, ROC ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि कंपनी ने कोई बिजनेस ही नहीं कर रही है, आपने सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके रखी है और आप वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हो, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, सुओ मोटो खुद से आपको एक नोटिस देगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक नोटिस आएगी जिसमें आपको
अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या करेगा, स्ट्राइक ऑफ कर देगा नाम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी से, और पब्लिश कर देगा एक नोटिस, ठीक है, कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, स्ट्राइक ऑफ हो चुका है इन ऑफिशियल गैजेट एंड पब्लिकेशन। जैसे ही एक पब्लिकेशन पब्लिक होता है इन ऑफिशियल गैजेट, आपकी कंपनी सेल स्टैंड डिसॉल्व, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग हार्ड इन दिस, बट एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने बिजनेस नहीं कमेंस किया 1 साल के अंदर, आप पिछले 2 साल से कोई बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, उसके बाद आपने बिजनेस और ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आपने डॉर्मेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके बाद और क्या हो सकता है, आपके सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ने, जिन्होंने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया था, उन्होंने पैसा नहीं दिया है और उसका कोई रिटर्न नहीं फाइल हुआ है विद इन 180 डेज, ठीक है। और फिजिकल वेरिफिकेशन पे पता चलता है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो आरओसी आपको एक नोटिस देगा। ध्यान देखना, मैंडेटरी है, नोटिस प्लस अपॉर्चुनिटीज ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। जब तक ये नहीं आएगा आरओसी खुद से नहीं करेगा, ठीक है। कंपनी कैसे कर सकती है, देखते हैं। एक एप्लीकेशन फाइल करके, ठीक है, रिमूव करने के लिए वो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है कि हाँ हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, हम इनएक्टिव हैं। कंपनी में फाइल सच एन एप्लीकेशन आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी, सभी लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, वो पेड ऑफ करेंगे। एक स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसेंट ऑफ 75%, सेम बात है, एक एसआर पास कर लो या 75% मेंबर्स का क्या कर लो, इन टर्म्स ऑफ पेड अप कैपिटल आप अप्रूवल ले लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, ठीक है, एक एप्लीकेशन आप फाइल कर दो, ठीक है। उसके बाद आप एक पब्लिक नोटिस दे दो जनरल पब्लिक को कि हम ऐसे कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस हो, ठीक है, क्रेडिटर्स को और जनरल पब्लिक को ऑब्जेक्शंस सबमिट करने के लिए आप एक ऑप्शन दोगे, ठीक है, थ्रू पब्लिक नोटिस, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, ठीक है, तो जो टाइम मेंशन था नोटिस में कि इतने टाइम में आपको ऑब्जेक्शन आ जाना चाहिए, तो आरओसी क्या कर सकता है, आपका प्रोसीड कर सकता है विथ स्ट्राइकिंग ऑफ। जैसे ही ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, रीड विथ रूल 3 ऑफ रिमूवल ऑफ नेम्स। आप डॉर्मेंट में देखोगे तो मिसलिनियस में भी रूल 3 था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। A company which has failed to commence its business again, a company is not carrying business for a 2 immediately preceding financial years, और जिसने डॉर्मेंट के लिए अप्लाई नहीं किया अंडर सेक्शन 455। मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, जो भी शेयर होल्डर्स, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, उन्होंने पैसा नहीं दिया है अंडर सेक्शन 10 कैपिटल A1, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आरओसी खुद से कर सकता है, कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, फिजिकल वेरिफिकेशन पे ये पता चला, ठीक है। अच्छा, आरओसी अगर खुद से कर रही है तो एक नोटिस देगी NST के 01, ठीक है, कंपनी को, कि वो अपना इंटेंशन बताएगी कि हम आपकी कंपनी का नाम रिमूव करना चाहते हैं, आप बताइए कि आपका कंपनी का नाम क्यों ना रिमूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद नोटिस आने के बाद सारे डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। द कंपनी और डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्लाई, ठीक है, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे कि कंपनी का नाम क्यों नहीं रिमूव होना चाहिए, ठीक है। विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिप्लाई कर देना है। तो STK1 में आपको क्या आ जाएगा, आरओसी का नोटिस। प्रोसीजर फॉलोड बाय आरओसी, क्या प्रोसीजर है, सर्विस ऑफ नोटिस देगा। सबसे पहले आपको नोटिस आ गई, फिर कंपनी नोटिस का रिप्लाई करेगी, ठीक है। तो कंपनी ने जो नोटिस का रिप्लाई किया है और उसमें जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, आरओसी उसको कंसिडर करेगा, देखेगा, हाँ यार सच बोल रहा है, नहीं यार ये तो झूठ ही बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आरओसी इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, अगर आप ट्राई के अंदर आते हैं, टेलीकॉम में हैं, या आप फिर उसके बाद सेबी के अंडर में आते हैं, या कहीं पे भी आते हैं, किसी भी रेगुलेटर के अंदर, उसको इंटीमेट करेगा कि भैया हम ये करने जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं। फिर स्ट्राइक ऑफ करके रिमूवल कर देगा, ठीक है। जो कुछ भी अमाउंट रियलाइज होगा उसके प्रोविजंस बना के कि हाँ कैसे कैसे अमाउंट्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। और नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, आरओसी आपको एक नोटिस दे देगा, ठीक है, कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है। आगे देखो, सर्विस ऑफ नोटिस बता दिया है, रिप्लाई कंपनी करेगी, आरओसी रिप्रेजेंटेशन करेगी। फिर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, आरओसी नोटिस पब्लिश करेगा कि हम इस कंपनी को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, और ये जाएगा STK 5 में, ठीक है।
अच्छा, ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीए, एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे रहेगा। आप एमसीए की वेबसाइट पे कभी भी जाएंगे तो आपको ढेर सारा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ऑफिशियल गैजेट में भी इसको पब्लिश कर देंगे। अच्छा, STK 5A में क्या करेंगे, ये इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। तो 5 में क्या हो गया, STK 5 में वो क्या करेंगे, नोटिस दे दी जो कि एमसीए की वेबसाइट वगैरह पे रहेगी, और STK 5A में उन्होंने न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दे दी जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इंटीमेट कर देंगे कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप उसको बताइए, आपका कोई ड्यू बच रहा है, जैसे इनकम टैक्स का इन्होंने टैक्स नहीं पे किया है, तो इनकम टैक्स कहेगा भैया अगर हमारा टैक्स नहीं दिया तो आप इनको कैसे हटा सकते हो, पहले इनको हमारा पैसा दे लेने दो। ठीक है, तो विद इन 30 डेज पीरियड होना चाहिए। कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर देगी, उसके बाद इनको क्या कर देगी, एक नोटिस दे देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। STK 7 में क्या होगा, इनको एक नोटिस मिल जाएगी कि भैया आपका कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। आगे चलते हैं। अच्छा, कंपनी कैसे कर सकती है, एक एप्लीकेशन कंपनी दे सकती है ROC को अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2। ठीक है, और वहाँ पे वो कंपनी अप्लाई कर सकती है कि हमारे नाम को आप रिमूव कर दो। अगेन जो प्रोविजंस हमने अभी अर्लियर डिस्कस किए थे, सारी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करने के बाद ही कर सकते हैं, वो सारा कुछ होगा। रूल्स अगेन वो रूल 3 था, यहाँ पे रूल 4 है, ध्यान देना आप लोग। टाइप ऑफ कंपनीज जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 एंड 241 सबसेक्शन 2, लिस्टेड कंपनी को नहीं कर सकते। सेक्शन 8 कंपनीज नहीं। कंपनीज हैविंग चार्जेस विच आर पेंडिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, अगर आपको चार्जेस याद हो, अगर आपने चार्जेस का चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज भी याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर चार्जेस पेड ऑफ हो जाएं तो उसको बोलते हैं कि हाँ चार्जेस आर सेटिस्फाइड। अगर आपके पेंडिंग चार्जेस हैं तो भी आप क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, कंपनीज जिसकी एप्लीकेशन कंपाउंडिंग की पेंडिंग है, ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस और अगेंस्ट दिस ऑफिसर और अगेंस्ट द कंपनी विच इज पेंडिंग। ठीक है, कंपनीज अगेंस्ट एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस इन इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, कोई भी आपने कांड किया किसी भी कोर्ट में आपका एप्लीकेशन पेंडिंग। वैनिशिंग कंपनीज नहीं कर सकती हैं। कंपनीज जो डीलिस्ट हो चुकी हैं ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस और लिस्टिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसको डीलिस्ट कर दिया गया था, उन्होंने लिस्टिंग रेगुलेशंस को नहीं माना या लिस्टिंग एग्रीमेंट, पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट होता था, LODR है ना, लिस्टिंग वाला LODR रेगुलेशन 2050, अगर आपने उसका कुछ ब्रीच किया है जिसकी वजह से आपको डीलिस्ट कर दिया गया आपके शेयर्स को, तो आप क्या नहीं कर सकते, स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकते। जहाँ पे इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया है, ठीक है, और अभी वो चल रहा है, ठीक है, आर पेंडिंग इन द कोर्ट। कंपनी जिसने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है और जिनका रीपेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे सेक्शन 234 के अंडर रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर ने क्या किया है, नोटिस इशू कर रखी है, ठीक है, स्क्रूटनी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, पेंडिंग है, तो वो भी नहीं कर सकते स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई, या उनको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, अ कंपनी थ्रू इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ROC को, जहाँ पे कंपनी अगेन फेल्ड टू ऑपरेट इट्स बिजनेस, सेम पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार रीड कर लेना। हाँ, एप्लीकेशन बनाने बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू ROC, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेल टेक ऑल नेसेसरी, हाँ, सारी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करना है, SR पास करना है 75% इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपको लेके, आपको क्या करना है, SR अगेंस्ट, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट के अंदर में हो तो आपको वहाँ पे भी क्या करना है, स्पेशल एक्ट में जहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो उस रेगुलेटर से भी आपको क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी खुद तो नहीं अप्लाई कर सकती, सेक्शन 248 सबसेक्शन 2, कंपनी खुद से क्या नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती। जहाँ पे कंपनी ने प्रीवियस 3 मंथ्स में सारे काम किए ना, कंपनी खुद से नहीं अप्लाई कर सकती। उन्होंने इधर अपना नाम चेंज किया है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या तो उन्होंने क्या किया है, मेड अ डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स immediately before seizure of trade or otherwise carrying off on business for the purpose or gain in normal course or trading otherwise carry। उन्होंने इधर क्या किया है,
कुछ तो ऐसा उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया है, ठीक है, जिससे क्या हुआ है कि उनको गेन हो, ठीक है, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग और अदरवाइज कैरिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। नॉर्मल कुछ तो ऐसा उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा है या कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे उनको बहुत ज़्यादा गेन हुआ है और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसी बिजनेस एक्टिविटी में इंगेज थे, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर दैट सेक्शन और डिसाइडिंग वेदर टू डू सो, कंड्यूसिंग द अफेयर ऑफ कंपनी और कंप्लाइंग विथ एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। या तो फिर ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें वो जरूर मतलब कि इट इज़ मैंडेटरी कि हाँ आप ऐसी एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करना हो और आप वही सारे काम करके एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, आपने कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट कराने के लिए कोई भी आपने एप्लीकेशन डाली है और वाउंड अप हो गई है अंडर चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। प्रोसीजर क्या है? अगेन सेम, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग का डेट फिक्स करो, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद कोई भी लाइबिलिटी है तो उसको पे ऑफ करो, ठीक है। सारे डायरेक्टर्स को क्या करना है? इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना है, ठीक है, STK 3 में, और एफिडेविट होगा उसका STK 4, ठीक है। और अगर हाँ एक सेकेंड, अगर कोई आपका डायरेक्टर NRI है, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है? नोटराइज कराना है, आपको नोटराइज भी कराना पड़ेगा। कंपनी STK 8 में क्या करेगी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देगी जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होगी कंपनी की अप टू डेट, नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करके देंगे कि 30 डेज के अंदर ही आपका होना चाहिए कि हमारे पास इतने एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं। जनरल मीटिंग हेल्ड करो, SR पास करो, MGD 14 फाइल करो, कंसर्न अथॉरिटी का अप्रूवल लो, ठीक है। STK 2 में आप क्या करो? अप्लाई कर दो, ठीक है, विथ अलॉन्ग विद द फीस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं? NOC लगाना है, ठीक है, जैसे RBI, IRDA, हाउसिंग फाइनेंस, सेबी एटसेट्रा, रूल 4 सब रूल 2। इंडेमनिटी बॉन्ड अगेन STK 3 एंड STK 3A, उसको नोटराइज कराना है। STK 4 में आपका एफिडेविट लगेगा डायरेक्टर से, ये 2, STK 3 एंड STK 4, 3+4। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बाय ऑडिटर CA, ठीक है, इन फॉर्म STK 8, जो कि 30 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। CTC आपका लगेगा स्पेशल रेजोल्यूशन का, ठीक है। और अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशंस हैं तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट देना होगा, ठीक है। ई फॉर्म STK 2 शैल बी साइल्ड बाय एन ऑथराइज डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर ऑथराइज होगा उसको साइन करेगा। STK 2 एक CS जो कि होल टाइम इन प्रैक्टिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम प्रैक्टिस, या PCS या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या करेगा? उसको सर्टिफाई करेगा, ठीक है। पब्लिक नोटिस आएगी STK 6 में, जैसे ही कंपनी की एप्लीकेशन दे देगी स्ट्राइक ऑफ के लिए, एक पब्लिक नोटिस करेगी, एक पब्लिक नोटिस बनाई जाएगी इन फॉर्म STK 6, ठीक है। अब उसको MCA की वेबसाइट पर रखा जाएगा, न्यूज़ ऑफिशियल गैजेट में दिया जाएगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है वहाँ पे आपको दे देना है। फिर ROC इंटीमेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इंटीमेशन जाएगा कि हाँ भैया ऐसी ऐसी कंपनी है जो आपके अंडर में आती है और ये क्या हो रही है, स्ट्राइक ऑफ हो रही है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप विद इन 30 डेज उसको दे दो। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी, जो कुछ भी अमाउंट रियलाइज होगा, ठीक है, उसको उससे लाइबिलिटी पे कर दी जाएगी, ठीक है, और एक नोटिस इशू कर दी जाएगी STK 7 में कि हाँ कंपनी आपकी क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कैसे कैसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है और किस किस अथॉरिटी से लेना है? अगर कंपनीज NBFC बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ कर रही हैं जो कि RBI एक्ट में दिया हुआ है तो RBI से आपको लेना है, ठीक है। अगर नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या नेशनल हाउसिंग बैंक है तो आपको नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको IRDA से लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, आप लिस्टेड हैं, कैपिटल मार्केट का एक्सेस है आपके पास, तो आपको सेबी का लेना पड़ेगा। CIS वगैरह में है तो सेबी का लेना पड़ेगा। AMC है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो अगेन आपको सेबी के पास जाना पड़ेगा। और एनी अदर अथॉरिटी और एनी अदर कंपनी विच इज रेगुलेटेड अंडर एनी अदर लॉ। स्टेटस क्या होता है? कंपनी शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 248
इट शैल ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन, जिस नोटिस पे जो नोटिस आएगी ना स्टिकर 7 में जिसमें लिखा रहेगा हाँ इस डेट से आपकी कंपनी डिसॉल्व है, ठीक है, वहीं से आपका कंपनी डिसॉल्व मान ली जाएगी. इट शैल बी डीम टू हैव बीन कैंसल्ड फ्रॉम सच डेट फ्रॉम द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग द अमाउंट ड्यू, ठीक है, वहाँ से आपकी कंपनी डिसॉल्व मान ली जाएगी. अगर आपने फ्रॉडुलेंट, आपने फेक और आपने डी फ्रॉड करने के इंटेंशन से अपने क्रेडिटर को एक एप्लीकेशन दी है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा. इफ फाउंड इट इज फाउंड एप्लीकेशन मेड बाय कंपनी हैज़ बीन मेड ऑब्जेक्ट ऑफ इवेडिंग, अगर आप अपनी लाइबिलिटीज़ को भगा मतलब कि ख़त्म करना चाहते हो, नहीं पे ऑफ करना चाहते हो, और विद द इंटेंशन आप अपने क्रेडिटर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, चूना लगाना चाहते हो, डी फ्रॉड करना चाहते हो, ठीक है, द पर्सन इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द कंपनी हैज़ बिन नोटिफाइड एज डिसॉल्व, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई. अगर आपने क्या किया है, लाइबिलिटीज़ को इवेड करना चाहे, डिसीव क्रेडिटर्स को करना चाहे और किसी भी पर्सन को डी फ्रॉड करना चाहे, तो अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी तो भी आपके जो मैनेजमेंट है जॉइंटली और सेवरली लाइबल होगा, ठीक है, टू एनी पर्सन और पर्सन्स हु हैज़ इनकर्ड लॉस और डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी बीइंग नोटिफाइड एज डिसॉल्व. कंपनी के डिसॉल्व होने की वजह से जिसको भी नुकसान हुआ है उसके लिए आपको सेवरली और जॉइंटली लाइबल होना पड़ेगा. शैल बी पनिशेबल विथ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, ठीक है, आरओसी के पास पावर है, ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन भी रिकमेंड कर सकता है अगेंस्ट सच फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, ठीक है. लाइबिलिटीज़ क्या हैं डायरेक्टर्स की. इफ every liability if any of every director manager who was exercising power and every member of company dissolved under section 248 shall continue may be enforced as the company may not have dissolved. अगर आपने डिफ्रॉड वगैरह करने का कोशिश किया ना इधर, ठीक है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि कंपनी डिसॉल्व ही नहीं हुई है, उसी हिसाब से आपकी लाइबिलिटीज होगा. फॉर्म STK 1 में आपको क्या करना है, नोटिस आपके पास आएगा, आरओसी देगा, STK 2 में आप एप्लीकेशन देते हो, STK 3 में आपका इंडेमनिटी बॉन्ड होता है जो डायरेक्टर देता है, अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो नोटराइज कराना है. STK 4 में एफिडेविट, STK 5 में पब्लिक नोटिस, ठीक है, STK 5 में पब्लिक नोटिस जाएगा MCA में, STK 5A में आपका जाएगा पब्लिक नोटिस, ठीक है, STK 6 में भी आपका पब्लिक नोटिस है, STK 7 में आपको नोटिस आ जाएगा कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है. एक पार्ट हमने अपना ख़त्म कर लिया है. अब छोटा सा एक और पार्ट बचा है कि आपको कंपनी का नाम रीस्टोर कैसे कराना है. उसके बाद LLP आएगा. LLP बहुत बड़े में नहीं दिया है लेकिन हम उसको भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है. आरओसी सुओ मोटो क्या कर सकती है, एक नोटिस अंडर सेक्शन 241(8) करके आपको क्या कर सकती है. अच्छा ध्यान से देखो, 248, एक सेकेंड, 248 सब सेक्शन 1, ठीक है, आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है, ठीक है. अगर आरओसी को लगता है कि हाँ ठीक है यार, आपको कंपनी आपकी एक्टिव थी, ठीक है, आपने रिप्लाई नहीं किया नोटिस का, जिसकी वजह से आपका क्या किया, आपका कंपनी का नाम हटा दिया गया. द डायरेक्टर ऑफ सच कंपनी हैज़ नो ऑप्शन बट टू अप्रोच NCLT. आपको कहाँ जाना पड़ेगा डायरेक्टर्स को, अगर आपके कंपनी का नाम हटा दिया गया तो NCLT जाओ, एक अपील करो, NCLT को अपील दो कि भैया हमारे कंपनी का नाम क्या करो, रीस्टोर कर दो, ठीक है. अच्छा, लीगल प्रोविजन रिस्टोरेशन ऑफ स्टॉक आर 248 to 252, ठीक है, रेड विथ रूल्स 87A कैपिटल A ऑफ NCLT अमेंडमेंट रूल्स 2017. तो आप वहाँ पे अपील करके क्या कर सकते हो, कंपनी का नेम रिस्टोर करा सकते हो. अपील कैसे होगा, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, कौन कौन कर सकता है, ठीक है, एनी पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर ऑफ आरओसी एक अपील कर सकता है विद इन 3 years, इंपॉर्टेंट, ठीक है, पास्ड बाय ऑर्डर ऑफ आरओसी, ठीक है. अगर उसको लगता है कि जो ऑर्डर पास हुआ था ना स्ट्राइक ऑफ करने का, वो थोड़ा सा जस्ट नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक ऑर्डर पास कर सकती है रिस्टोरेशन का. क्या करेगी वो, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी द कंपनी और सारे पर्सन्स जो भी कंसर्न है उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके रिस्टोर कर सकती है NCLT, ठीक है. आगे चलते हैं. एप्लीकेशन टू NCLT बाय आरओसी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. अच्छा, आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है, जिस दिन उसने क्या किया है, डिसॉल्व किया है कंपनी को, अंडर सेक्शन 248 एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है ट्रिब्यूनल को, कहती है भैया कि रीस्टोर कर दो कंपनी को, ठीक है. और क्या कहता है कि इट इज सेटिस्फाइड द नेम ऑफ कंपनी, जो कंपनी का नाम था वो रजिस्टर ऑफ कंपनी से क्या हुआ,
हमने तो रिमूव कर दिया, लेकिन इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स ने और कंपनी ने ऐसा कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया जिससे हमको लगा हटा देना चाहिए, हमने हटा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि इनका नाम रिस्टोर कर देना चाहिए। ठीक है, डिजर्व नहीं करते। ठीक है, तो ROC NCLT को एक एप्लीकेशन दे देगा और देखते हैं आगे क्या होता है। एप्लीकेशन टू NCLT फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम, ठीक है, बाई कंपनी और एनी मेंबर और क्रेडिटर और वर्कमैन, कोई भी कर सकता है, हमने डिस्कस कर लिया है। द ट्रिब्यूनल, अगर कंपनी का एप्लीकेशन, मेंबर का, क्रेडिटर का, एग्रीव्ड पर्सन, जो भी कंपनी का एग्रीव्ड पर्सन है, जो भी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ, उसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट ऑफ द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर it is satisfied that the company was at the time name being struck off carrying on business or in operations, या तो जब उनका नाम स्ट्राइक ऑफ हुआ तो बिजनेस और ऑपरेशंस कर रहे थे। ठीक है, अदरवाइज इट इज जस्ट दैट द नेम ऑफ कंपनी बी रिस्टोर्ड टू द ROC। ठीक है, या तो उनको लगता है कि ये ठीक रहेगा, जस्ट इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल, इट इज़ फाइन, कि हाँ आपको कर देना चाहिए, इट इज़ जस्टिफाइबल, तो NCLT क्या करेगी, आपके नाम को रिस्टोर कर देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 20 years इफ एप्लीकेशन इज मेड बाय कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर और वर्कमैन और एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय कंपनीज हुज नेम इज स्ट्रक ऑफ, मे ऑर्डर द नेम ऑफ कंपनी टू बी रिस्टोर्ड। ठीक है, और एक कॉपी उस ऑर्डर की दे दी जाएगी और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब LLP की बात करते हैं। जैसे ही प्रोविज़न 248 टू 252 में दिया है ना, ऐसे ही LLP के लिए प्रोविजंस हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। कोई LLP जो कि अपने बिजनेस को नहीं कैरी कर रही है 1 साल के लिए, ठीक है, इट कैन मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 24। फॉर्म 24 में वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, LLP स्ट्राइक ऑफ करा सकती है अपने नेम को फ्रॉम द रजिस्टर्स। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि LLP बिजनेस नहीं कैरी कर रही है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर, ठीक है, तो क्या करेगी, LLP का नाम क्या करेगी, रिमूव कर देगी, सुओ मोटो एक्शन लेगी। लेकिन स्ट्राइक ऑफ करने के पहले आपको क्या मिलेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, उसके बाद आपका नाम क्या करेगी, रिमूव कर दिया जाएगा। सुओ मोटो बेसिस पे सेक्शन 75 डील करता है LLP एक्ट 2008 का, रूल 37 ऑफ LLP रूल 2009 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्होंने लिख दिया है। ROC क्या कर सकती है, सुओ मोटो नाम कर सकती है अगर उसको लगता है कि आपने बिजनेस नहीं किया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो ROC सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, लेकिन आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। आपको सबसे पहले नोटिस आएगी, LLP रिप्लाई करेगा, ROC कंसिडर करेगा कि भैया जो रिप्लाई आया है कैसा है ऑन मेरिट्स, फिर एक नोटिस पब्लिश जाएगा, पब्लिक नोटिस, फिर आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, फिर जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है उससे सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाएगा, और आपका एक नोटिस, फाइनल नोटिस कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो चुकी है, उसकी एक नोटिस दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, LLP कैसे स्ट्राइक ऑफ करा सकती है एक एप्लीकेशन देके, सेक्शन 75 के अंडर, वहाँ सेक्शन 74 था, रूल 37। ठीक है, ठीक है, आप क्या करो, पार्टनर्स की मीटिंग बुलाओ। ठीक है, फॉर्म 24 आपको फाइल करना है, तो आप किसी एक पार्टनर को ऑथराइज करो कि वो एप्लीकेशन दे। ठीक है, जितनी भी पेंडिंग फाइलिंग्स हैं, एनुअल फाइलिंग्स फॉर्म 8, फॉर्म 11, ठीक है, फ्रॉम अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में अगर आप 2024 में करा रहे हो तो आपका 24 तक का सारा कुछ फाइलिंग वगैरह 23 लास्ट प्रीवियस ईयर का हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी अगर किसी स्पेशल एक्ट में, तो उसका आप क्या ले लो, अप्रूवल ले लो। ठीक है, फॉर्म 24 में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन फॉर्म 24 विच शैल नॉट बी अर्लियर दैन 30 days, मतलब लेटेस्ट बाई 30 days होना चाहिए आपका, उसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ दिखना चाहिए। एक एक्नॉलेजमेंट दोगे कि इनकम टैक्स हमने भर दिया है, ठीक है, कोई भी हमारी लाइबिलिटीज़ बची नहीं है। ठीक है, इनिशियल LLP एग्रीमेंट दोगे, और आपने अगर कोई बाद में अमेंडमेंट किया है तो वो भी दोगे। एफिडेविट दोगे जिसमें सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या करेंगे, साइन करेंगे। ठीक है, कि अब उसमें जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो क्या डिक्लेरेशन देंगे, सिंपल, कि कोई भी हमने बिजनेस नहीं कैरी ऑन किया है। ठीक है, हमारे LLP की कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारे LLP ने बैंक अकाउंट नहीं खोला था।
ठीक है, और अगर बंद कर दिया है तो उसका भी आप प्रूफ दोगे, ठीक है। और एलएलपी ने बिजनेस इनकम टैक्स नहीं फाइल किया है क्योंकि उन्होंने बिजनेस नहीं कैरी किया था, ठीक है। इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका बिजनेस नहीं चला है तो इनिशियल दोगे, उसके बाद डिटेल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आप फुल रीजन दोगे फॉर क्लोजर, कॉपी ऑफ अथॉरिटी टू मेक एप्लीकेशन ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, ठीक। नोटिस पब्लिश होगी, ठीक है, स्ट्राइक ऑफ आपका नेम हो जाएगा। नोटिस जो पब्लिश होगी अगेन अथॉरिटीज़ को आप दोगे कि भैया कोई ऑब्लिगेशन हो तो आप उसको, ऑब्जेक्शन हो तो आप उसको बता दो। पार्टनर्स की लाइबिलिटी टू बी कंटिन्यूड आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी वुड कंटिन्यू, कि अगर आपने कुछ डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से किया है। Power of tribunal to wind up. Nothing in this provision shall affect the power of tribunal to wind up a LLP, the name which has been struck off. ठीक है, तो एनसीएलटी की पावर है ट्रिब्यूनल की, वो कर सकती है वाइंड अप। रिस्टोरेशन कैसे होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी एलएलपी का नाम, ध्यान से सुनना, strike, अगर it may happen that the name of LLP may be struck even LLP is active, but the ROC removed the name of LLP which was due to incorrect information furnished by LLP or its partner, in case there is no relief provided in LLP Act, ठीक है, LLP Act में कोई रिलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। To restore name of LLP in register, hence the partner of such LLP have to approach High Court अंडर रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आप हमारी कंपनी का नाम क्या करो, रिस्टोर करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर फिर से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा CIRP बचेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में CIRP को पूरा डिस्कस करेंगे। तो CIRP इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं क्योंकि एक हॉट शॉट टॉपिक है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी है। अगर आप प्रोफेशनल्स में जाते हो तो उसमें आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाता है इंसॉल्वेंसी, ठीक है। तो एक चैप्टर और बचता है CIRP PPRIP, जो कुछ भी लेटेस्ट टॉपिक है उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे।